लिखो टॉपिक मैग्नेटिज्म। देखो, जैसे फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा था कि चार्ज तुम्हारा क्या था, रेस्ट पे था। और चार्ज जब रेस्ट पे था तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता था। ठीक है। सेकंड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप आए तो चार्ज मोशन में आया विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो करंट प्रोड्यूस हुआ। ठीक है। मैग्नेटिज्म में क्या है, इसमें क्या बोलते हैं कि जहां पे करंट रहेगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। ठीक है। तो ए मूविंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। चलिए, और यही चार्ज पार्टिकल को अगर एक्सेलरेट कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बनाएगा, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में आप देखोगे, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो एनर्जी रेडिएट करता है। ओके, चलो। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट क्या है जरा देख लेते हैं। ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या है कि देखो, उन्होंने क्या किया कि एक करंट कैरिंग वायर लिया। ठीक है, इसमें करंट इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस कराया। यहाँ पे एक मैग्नेटिक कंपास रखा। ठीक है, इसमें देखा कि मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा है ना। दैट इज मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या किया उन्होंने, करंट का डायरेक्शन को चेंज किया एंड यहाँ पे फिर से मैग्नेटिक कंपास को रखा। ठीक है, तो मैग्नेटिक कंपास रखा तो मैग्नेटिक कंपास यहाँ पे भी डिफ्लेक्ट हुआ, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। यहाँ पे भी मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो करंट कैरिंग वायर के पास अगर आप मैग्नेटिक कंपास रख रहे हो और इसमें डिफ्लेक्शन देख रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, हाँ। है ना। जैसे आपका मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट देखे हो, हाँ। ये मैग्नेट होता है। अगर इसके पास भी अगर आप कंपास लेके आओगे, मैग्नेटिक कंपास लेके आओगे तो इट विल थ्रो डिफ्लेक्शन, है ना। इसका मतलब क्या है, ये मैग्नेट अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, तभी तो मैग्नेटिक कंपास रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैग्नेटिक हाँ। कंपास का काम ही है मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करना, जहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो अपना डिफ्लेक्शन शो करेगा। ओके, तो करंट कैरिंग वायर भी अगर करंट कैरिंग वायर के आसपास भी मैग्नेटिक कंपास लाने से डिफ्लेक्शन हो रहा है, मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब है कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। ठीक है, इसका कंक्लूजन यही है कि करंट कैरिंग वायर produces
मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट सेल्फ। ओके, चलिए, तो नोट डाउन करके एक चीज लिखो कि स्टेशनरी चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। है ना? एंड मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? कर्ल। मूव चार्ज विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर यही मूविंग चार्ज जो है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नहीं मूव करेगा, एक्सेलरेटेड होगा, मूविंग चार्ज एक्सेलरेटिंग होगा, ठीक है, तो ये प्रोड्यूस करेगा प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी यहाँ बनता है। ठीक है, नोट डाउन कर लो। कर लिया सर मैंने। नेक्स्ट आइए, बायट सबाट लो। एक बायट सबाट लो। बायट सबाट लॉ जो है यूज्ड होता है टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। जैसे करंट कैरिंग वायर तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है अराउंड इटसेल्फ, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो मेजरमेंट किससे करना होता है? बायट सबाट लॉ से। ठीक है, तो इसका काम है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करना। यूज्ड टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा क्या है? दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका यूनिट क्या होता है? टेस्ला होता है ना? सीजीएस यूनिट गॉस होता है। ओके, है ना? वेक्टर क्वांटिटी है। इसका एसआई यूनिट जो होता है टेस्ला होता है। ठीक है, एंड टेस्ला
न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर के बराबर होता है, या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट है, वो आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। एंड इसका सीजीएस यूनिट होता है गॉस, जी से डिनोट करते हैं। एंड 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस, इसके बराबर होता है। लिख लो। हो गया सर। नेक्स्ट है ना, बार्ट सबार्ट लॉ का डेरिवेशन करते हैं। ये करंट ऊपर जा रहा है, कोई भी पॉइंट पी पे वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एंड डायरेक्शन। चलिए, तो बायोट सबार्ट लॉ जो है वो वैलिड है फॉर स्मॉल एलिमेंट के लिए अपने नेचुरल स्टेट में। मतलब बायोट सबार्ट लॉ का जो अपना फॉर्मूला है उससे आप सिर्फ स्मॉल एलिमेंट पे, स्मॉल एलिमेंट ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट आप किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन इस बायोट सबार्ट लॉ का यूज करके हम लोग आगे जो है डिराइव भी करेंगे स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर कॉइल के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड, हर किसी के लिए डिराइव करेंगे। लेकिन ये अपने जो नेचुरल स्टेट में होता है, जो नॉर्मल स्टेट में होता है, जो इसकी लॉ है, वो एक छोटा सा वायर के लिए ही वैलिड होता है, एकदम एलिमेंटल वायर के लिए वैलिड है। ठीक है, चलिए एक छोटा सा इस वायर का स्मॉल पोर्शन कट किया जिसको नाम दिया डीएल। डीएल का अपना एक डायरेक्शन होता है विच इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, करंट। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट चलता है उसमें, जहां पे भी डायरेक्शन की करंट की जो डायरेक्शन होगी उधर ही डीएल वेक्टर का डायरेक्शन होगा। नेक्स्ट है आर वेक्टर का डायरेक्शन। आर होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू डीएल। मतलब इसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम डीएल टुवर्ड्स पॉइंट पी, पॉइंट पे। है ना। ये थीटा है एंगल बिटवीन डीएल एंड आर वेक्टर। ओके, तो डीएल तुम्हारा क्या है, सारे पॉइंट लिख लेंगे यहाँ पे। ये हुआ तुम्हारा स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट, है ना। डायरेक्शन अलोंग करंट, है ना। आर वेक्टर क्या हुआ, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू डीएल, डीएल का रिस्पेक्ट। चलिए, नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस डीएल पोर्शन एट पॉइंट पी, हम लोग लेते हैं छोटा सा वायर के लिए छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट पी पे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डीएल लेंथ ऑफ वायर इज डीबी एट पी। ठीक है, चलिए, तो ये डीबी जो है एक्सपेरिमेंटली आया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है, एंड directly proportional to the DL, and these dB is also inversely proportional to the square of distance between DL and point P, and this dB is also directly proportional to the current, and this dB is directly proportional to the angle sin theta of angle between DL and R vector. ओके, तो ये सारे को आप कंबाइन करोगे तो यू विल गेट आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ओके,
नाउ जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो यहाँ पे वैल्यू आएगी एक कांस्टेंट का म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, है ना। नाउ यहाँ पे देखो आई डी एल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लो, ठीक है। आर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो तो आर इंटू डी एल इंटू साइन थीटा बाई आर क्यूब लिख सकते हैं। एंड डी एल इंटू आर इंटू साइन थीटा बेसिकली क्या हो गया, ये तो तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट की तरह कुछ दिख रहा है ना। तो डी एल क्रॉस आर लिख सकते हैं बाय आर क्यूब, यही है तुम्हारा बाट से बांट लो, है ना। बाट से बांट लो। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट की वैल्यू आई है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷, है ना। ये वैल्यू आपको याद रखना है, न्यूटन बाई एम्पियर स्क्वायर, या फिर इसको टेस्ला मीटर बाई एम्पियर भी लिख सकते हो, ठीक है। एंड ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, अपने नेचुरल स्टेट में एप्लीकेबल ओनली फॉर स्मॉल एलिमेंटल करंट। क्लियर है, लिख लीजिए इसको। ओके सर। नेक्स्ट लिखते हैं रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड सी। हाँ, अरे यहाँ म्यू नॉट लिख दो, दिस इज बेसिकली परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। म्यू नॉट जो है तुम्हारा, म्यू नॉट है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर एयर या फिर वैक्यूम, एक ही चीज है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। नेक्स्ट लिखो रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड सी तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट हो गया, एप्सिलॉन नॉट तुम्हारा क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट ऊपर में बता दिया आपका, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सी तुम्हारा क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू हम लोग ने अभी क्या देखा, 10⁻⁷, सर। है ना, ये एसआई यूनिट में है। एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁹9, ये भी एसआई यूनिट में। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये भी एसआई यूनिट में। तो इन तीनों को डिराइव करके एक फॉर्मूला आप ला सकते हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट एंड टू को आप देखो, अगर डिवाइड कर दो एंड राइट हैंड साइड जहाँ पे भी आपको वैल्यू 3 इंटू 10⁸ दिखेगी उसको सी से रिप्लेस कर देना, तो एक रिलेशन बढ़िया सा आपको मिल के आएगा।
म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट सी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू सी इज इक्वल टू 1/√, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लिख लो। ये बोर्ड्स में पूछ सकता है, पूछ देता है कभी कभी। ओके आंसर। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे डायरेक्शन। देखो, मैग्नेटिक फील्ड का जो चैप्टर है या ईएमआई का जो चैप्टर है ना, ये सारे डायरेक्शन पे चलता है। तो डायरेक्शन एकदम कंठस्थ होना चाहिए कि कैसे फाइंड करना है ना, कौन सा रूल अप्लाई करना है, कहाँ पे रूल कौन सा अप्लाई होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन पे ये चैप्टर चलता है। अगर डायरेक्शन क्लियर नहीं है तो ये चैप्टर ऐसे भी कुछ समझ में नहीं आने वाला, पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एकदम डायरेक्शन को हम लोग बारीकी से सीखेंगे, बढ़िया से बताऊंगा आपको, है ना। 2-3 मेथड बताऊंगा, सारे कंठस्थ आपको आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक जान रहे हो तो दूसरा जानने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पढ़ाया जा रहा है तो उसका कुछ इंपॉर्टेंस है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है ना। तो जितने भी मेथड मैं बताऊंगा, सारे बताऊंगा, कौन कहाँ पे यूज होगा नहीं होगा, सारे चीज कंठस्थ होने चाहिए आपको। चलिए टॉपिक डालो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, जो अकॉर्डिंग टू बायट सवार्ट लॉ अगर देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है किस पे डिपेंड करती है। यहाँ देखो, ये तो एक कांस्टेंट है, हाँ। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस पे तो नहीं डिपेंड करेगा, ना ही वो वेक्टर है, ये भी कांस्टेंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करने वाली है किस पे, एल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस। उसी पे तो डिपेंड करेगा, हाँ। है ना। तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द dl क्रॉस r, है ना। हाँ। तो ये तो नॉर्मल क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट हो गया ना। हाँ। ऐसा आपने दिखा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट में एक प्रॉपर्टी बनता है। मान लो ये एक ऐसा प्लेन लिया, ठीक है। इस प्लेन में एक वेक्टर ए इधर चल रहा है, बी वेक्टर इधर चल रहा है, इसी प्लेन में, ठीक है। तो अगर आप ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर रहे हो, ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर रहे हो, और सपोज करो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर, देन डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर होता है ए से भी परपेंडिकुलर एंड बी से भी परपेंडिकुलर, ऊपर कहीं चलेगा सी वेक्टर। हाँ। ये तुम्हारा सी वेक्टर का डायरेक्शन हुआ, ठीक है। तो सी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर टू द ए वेक्टर है, एंड सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बी वेक्टर है। एंड बी क्रॉस ए आर डिफरेंट थिंग। अगर यहीं पे आप बी क्रॉस ए करोगे तो यू विल गेट अ न्यू वेक्टर सी डैश, एंड सी डैश का जो डायरेक्शन होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, है ना। तो ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए दोनों अलग है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट अलग चलता है। अब ये डायरेक्शन सी वेक्टर का कैसे ऊपर आया और सी डैश का कैसे नीचे आया, ये भी हमको आपको सिखाएंगे हम। ये एक रूल बताऊंगा मैं, राइट हैंड रूल, जो इस चैप्टर में हर जगह वैलिड होगा। चाहे आप मैग्नेटिक फोर्स फाइंड आउट कर रहे हो, चाहे आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हो, ये राइट हैंड रूल एक बताऊंगा मैं जो ऑलवेज वैलिड होता है, हर जगह पे वैलिड होगा, इसलिए इसको सीखना कंपलसरी है। इसके बाद दो और मेथड बताऊंगा, एक और मेथड बताऊंगा राइट हैंड थंब रूल, जो ट्रिक वाला मेथड है, बट वो ऑलवेज वैलिड नहीं होता है, और उससे ना ही एक्चुअल फील आता है मैग्नेटिक फील्ड का। लेकिन उससे क्या होता है ना कि आसानी से फाइंड आउट हो जाता है, इसीलिए उसको सिखा देते हैं। बट राइट हैंड रूल थोड़ा सा हाथ इधर उधर घुमाना पड़ता है, बट इसको सीख गए
तो ये यूनिवर्सल मेथड है, हर जगह अप्लाई होगा। ईएमआई चैप्टर में भी अप्लाई होने वाला है, नेक्स्ट चैप्टर में भी, है ना। तो ए क्रॉस बी का वेक्टर देखो, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे ऊपर आई, आपको करना क्या है कि ए तुम्हारा फर्स्ट वेक्टर है, बी तुम्हारा सेकंड वेक्टर है, आप ए से बी जा रहे हो ना, तो ए के अलोंग फॉर्म को रखिए, बी के अलोंग रोटेट करिए, तो ऊपर चला गया सी वेक्टर। सिमिलरली बी क्रॉस ए करोगे तो बी के अलोंग फॉर्म को रखिए, ए के अलोंग रोटेट करिए, बी नीचे चला गया, ठीक है। आगे आइए सीख जाओगे, इसमें और सिखाते हैं आपको। तो फिलहाल अभी इससे यही देखो कि क्रॉस प्रोडक्ट में अगर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर आ रहा है, तो सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू द ए वेक्टर होगा, एंड सी वेक्टर इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द बी वेक्टर होगा, है ना। ये सीख लो यहाँ से। एंड यहाँ पे भी देखो, सी वेक्टर जो होगा परपेंडिकुलर टू द सी डैश वेक्टर, परपेंडिकुलर टू द बी वेक्टर, एंड दिस सी डैश वेक्टर इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द ए वेक्टर, है ना। तो ये ऑलवेज ट्रू होने वाला है। चलिए, तो क्या सीखा हम लोगों ने, दिस db is direct perpendicular to the dl vector and this db is also perpendicular to the r vector, okay। नाउ अब हम लोग डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए राइट हैंड रूल का यूज करेंगे। राइट हैंड रूल, ठीक है, RHR, राइट हैंड रूल। एंड ये जो फॉर्मूला होता है ऑलवेज वैलिड होता है, ऑलवेज वैलिड, है ना। चाहे वो स्ट्रेट वायर के केस में हो, चाहे वो सर्कुलर वायर के केस में हो, चाहे वो एटसेट्रा हो, ठीक है, ऑलवेज वैलिड होता है। देखिए राइट हैंड रूल है क्या, करंट इधर चल रहा है, इस पॉइंट पी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो छोटा सा पोर्शन कट करते हैं, डीएल का डायरेक्शन ऊपर चला जाएगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। आर का डायरेक्शन इधर चला जाएगा। करना क्या है देखिए, डीएल इज योर फर्स्ट वेक्टर ना, बेसिकली यू आर डूइंग डीएल क्रॉस आर, तो डीएल तुम्हारा फर्स्ट वेक्टर है, आर तुम्हारा सेकंड वेक्टर है, तो आपको किधर से किधर जाना है, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ। तो डीएल के अलोंग राइट हैंड का फोर्थ फिंगर को रखिए, डीएल ऊपर चल रहा है ना, ये सपोज करिए जो करंट कैरिंग वायर है डिस्प्ले पे पड़ा हुआ है ना, ये करंट कैरिंग वायर, ऐसे करंट कैरिंग वायर है और डिस्प्ले पे ये पड़ा हुआ है, यही लाइन में अपना डिस्प्ले 2D पे पड़ा हुआ है। तो डीएल के अलोंग राइट हैंड का फोर्थ फिंगर को प्लेस करो। अब इसको कर्ल करना है आर के तरफ, तो आर के तरफ कर्ल करना है, तो आर तो राइट साइड जा रहा है ना, हाँ, तो इसको तो राइट साइड मोड़ना होगा ना, तभी तो कर्ल होगा। और किसी तरीके से ये हाथ कर्ल हो सकता है क्या, कर्ल तो ऐसे ही होता है ना, या तो हाँ, पीछे से थोड़ी ना कर्ल होगा, ना साइड से कर्ल होगा ना ऐसे होगा, कर्ल तो इसी डायरेक्शन में होगा। तो ऊपर रखोगे, आप कर्ल करना है इसको तो ऐसे करोगे, एंड ये कर्ल करिए, तो राइट हैंड का जो थंब है विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ डीएल क्रॉस आर, ये डिस्प्ले का अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है कहाँ है, इनवर्ड, क्रॉस मतलब इनवर्ड। अगर अदर पॉइंट क्यू पे यहाँ पे फाइंड किया जाए तो क्या होगा, अब डीएल का डायरेक्शन तो ऊपर है, अब आर का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आर वेक्टर हो जाएगा। तो डीएल ऐसे, अब ऐसे करिए लेफ्ट साइड आउटवर्ड, तो आउटवर्ड के लिए डॉट, है ना, आउट, है ना। तो ये तुम्हारा, तो राइट हैंड रूल एक्चुअली है क्या, लिख लीजिए यहाँ पे, राइट हैंड रूल है क्या, प्लेस फोर फिंगर ऑफ राइट हैंड in the direction of
DL and curl this forefinger in the direction of R. The direction of thumb gives the डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक, ठीक है। नोट डाउन कर लो। ओके सर। देखो अब इसमें कुछ एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। मान लो करंट कैरिंग वायर ऐसे चल रहा है, ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है। तो आप डीएल का डायरेक्शन किसी भी पोर्शन के लिए देखो क्या होगा, अपवर्ड ही जाएगा क्योंकि स्ट्रेट वायर है ना। हाँ। तो अगर इस पॉइंट पी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने बोला है, कैसे फाइंड आउट करोगे? डीएल का डायरेक्शन ऊपर चला जाएगा, हम्म, डीएल का डायरेक्शन ऊपर, एंड आर का डायरेक्शन किधर चला होगा? राइट। राइट। और आर का डायरेक्शन किधर होगा बताओ? मैग्नेटिक इनवर्ड। फील्ड पर ये इनवर्ट, ठीक है ना, हाँ। ये इनवर्ट चलेंगे। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो आउटवर्ड्स। आउटवर्ड। इसमें बताइए। अपवर्ड्स। करेक्ट। एंड यहाँ पे डाउनवर्ड्स। ये डाउन, ये स्ट्रेट वायर के लिए हो गया। सर्कुलर वायर के लिए भी देख लेते हैं। मान लो कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। आपको बोला है इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन फाइंड आउट करो, तो कैसे करोगे? आप देखो एक छोटा सा पोर्शन कट कर लीजिए, ठीक है। हाँ। इस छोटा सा पोर्शन के लिए डीएल का डायरेक्शन इधर चला आएगा, टैंजेंट। आर का डायरेक्शन इधर चला आएगा, है ना। इधर होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड्स। इनवर्ट। आप किसी भी पॉइंट के लिए देख लो, चाहे यहाँ इस वाले पॉइंट के लिए कैलकुलेट करो, आपको देखो इनवर्ट ही मिलेगा, हाँ। है ना। तो हाँ। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है सेंटर पे इनवर्ट ही होगी यहाँ पे। किसी भी मतलब ओवरऑल देखा जाए तो इनवर्ट है। अगर इसके लिए देखा जाए, करंट का डायरेक्शन अगर चेंज कर दूं मैं, तो यहाँ पे आप किसी भी पॉइंट के लिए देख लो, आपको जिस पॉइंट से निकालना है निकाल लो, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन आपको आउटवर्ड मिलने वाली है, आउटवर्ड्स। ठीक है। चलिए, तो इस राइट हैंड रूल का यूज करके आप हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो, चाहे वो स्ट्रेट वायर हो चाहे वो सर्कुलर वायर हो, ठीक है। कहीं पे भी फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग इसके लिए कुछ ट्रिक देखते हैं, ट्रिक बता देते हैं आपको, क्योंकि बेसिकली आपको स्ट्रेट वायर एंड सर्कुलर आर्क इसी दो के लिए मैग्नेटिक फील्ड सीखना है। तो दोनों के लिए एक एक ट्रिक मैं बता दूंगा, बट राइट हैंड रूल ऑलवेज हर जगह पे दोनों जगह वैलिड है। तो यहाँ पे स्टार मार्क डॉट करके लिखो। ट्रिक वाला मेथड, पहला, और स्ट्रेट वायर, ठीक है। इसके लिए हम लोग को यूज करना है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। राइट हैंड
थंब रूल, दैट इज RHTR, राइट हैंड थंब रूल। अभी इसमें करना क्या है, ये करंट कैरिंग स्टेट वायर है। अब करंट के अलोंग आपको थंब को प्लेस करना है, ठीक है। करंट के अलोंग थंब को प्लेस करिए, ठीक है। एंड ये जो राइट हैंड का फोर फिंगर है आप पॉइंट पी पे रखिए, जिधर पे कैलकुलेट करना। अब इसका सेंस ऑफ रोटेशन देखो, सेंस ऑफ रोटेशन किधर है डिस्प्ले के अंदर, जस्ट यहाँ पे, जस्ट पॉइंट पी पे सेंस ऑफ रोटेशन क्या है डिस्प्ले के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड है। आप राइट हैंड रूल से भी देख लो, इनवर्ड आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सेंस ऑफ रोटेशन देखना है कि राइट हैंड का जो फोर फिंगर है उसका सेंस ऑफ रोटेशन किधर है ना। तो आप राइट हैंड थंब रूल में लिख लो, इसमें करना क्या है, प्लेस प्लेस थंब ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ current, the place the forefinger of right hand in the direction of current, the sense of rotation of four fingers give the direction of magnetic field at that point, ठीक है। यही हुआ तुम्हारा। जैसे अब यहाँ पे फाइंड आउट करना है इस पॉइंट क्यू पे, तो आप क्या करोगे, रखो उधर। अब देखो पॉइंट क्यू के लिए आप लेफ्ट साइड रखोगे ना, आप सेंस ऑफ रोटेशन की तरह जस्ट यहाँ पे पॉइंट क्यू पे देखो, आउटवर्ड 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 up, है, तो डायरेक्शन आउटवर्ड है ना। तो एक्चुअली करंट कैरिंग वायर के क्रॉस देखो ना, ये हाथ कैसा ऐसे रोटेट हो रहा है, करंट कैरिंग स्टेट करंट कैरिंग वायर के क्रॉस सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ओके। तो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड, इसके अराउंड अगर देखा जाए कैसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड। ये करंट ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है, इसके अराउंड सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ये सर्कुलर, ओके। अगर ऐसे देखा जाए, थोड़ा टॉप व्यू अगर देखा जाए, यहाँ से अगर आप देखोगे, ठीक है, तो आपको कैसे दिखेगा कि आपके आंख के तरफ वायर आ रहा है, दैट इज आउटवर्ड, एंड इसके अराउंड कैसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड। करंट ऐसे आ रहा है, ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, किस सेंस में, इस सेंस में, है ना। सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म फॉर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ठीक है। okay, sir.
अब इसी रूल का यूज करके फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे मान लो कि करंट ऐसे चल रहा है, तो इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए राइट हैंड थंब रूल से। Outwards. आउटवर्ड, तो इससे तुरंत आ जाता है। अब राइट हैंड रूल से भी देख लो कि आउटवर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों रूल से चेक कर लीजिए। आ रहा है आउटवर्ड। Outwards. इसके लिए देखो, Inwards. Inward. अगर करंट कैरिंग वायर डिस्प्ले के अंदर जा रहा है, ठीक है, तो इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए, है ना, इन्वर्ट करें, इन्वर्ट करंट जा रहा है। एंड इस पॉइंट पे भी बताइए, पॉइंट क्यू पे। Right. Rightwards होगा P में. इस पॉइंट पे क्या डायरेक्शन होगी आप ड्रॉ करके बताओ तो। ऐसे हुआ, ऐसे इधर से ऐसे जा रहा होगा. जस्ट इस पॉइंट की बात करिए मैंने। जस्ट अगर इस पॉइंट पे देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो डाउनवर्ड होगी ना। ओके. Tangential लेना पड़ेगा क्या उधर? बिल्कुल, क्योंकि आर वेक्टर का डायरेक्शन इधर जाएगा ना, हाँ. एंड आर वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ना। हाँ. राइट हैंड थंब रूल से भी आप राइट हैंड थंब रूल से भी सॉल्व कर सकते हो। एंड यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर जाएगा, इधर जाएगा, जस्ट इस पॉइंट पे। हाँ. यानी ये आर का डायरेक्शन इधर है, दोनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री एंगल बनेगा, है ना। तो एक्चुअली कैसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, सर्कुलर, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। क्या ये बात समझ में आई है? हाँ. नोट डाउन कर लो। हो गया समझ. इस वाले पॉइंट के लिए देखो, करंट इनवर्ड है, इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, इस पॉइंट क्यू पे चाहिए। बताओ, ड्रॉ करने का एक्सेस है आपके पास, ड्रॉ करके बताइए।
जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वो राइट हैंड रूल से भी इसको अपना सॉल्व कर लेते हैं, बोलने की जरूरत नहीं होता है। तो आप दोनों मेथड से अपना चेक कर लीजिएगा कि परफेक्ट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। यहाँ पे और ये यहाँ पे। है ना? हाँ सेकंड नंबर है ये, फोर स्ट्रेट वायर और सर्कुलर आर्क। देखिए यहाँ पे क्या करना है, यूज राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल इन अपोजिट सेंस। मतलब कि देखिए, जैसे इसमें करंट आप फ्लो कर रहे हो, करंट फ्लो किया सर्कुलर वायर और सेंटर पे बोला मैग्नेटिक फील्ड। फॉर सर्कुलर आर्क एट सेंटर लिख दीजिए, बी एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि राइट हैंड का फोर फिंगर को कर्ल करना है करंट के अलाउंग। थंब का डायरेक्शन एट सेंटर विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रिक है। तो अपोजिट सेंस में आपको यूज करना होगा राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है यहाँ पे, यहाँ के लिए कर्ल, कर्ल फोर फिंगर, fingers of right hand in the direction of current, in the direction of current, the direction of thumb gives the direction of magnetic field at center। ठीक है, curl forefinger of right hand in the direction of current, the direction of thumb gives the direction of magnetic field at center। तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ट हो जाएगा। अगर करंट ऐसे फ्लो करे तो हम यहाँ सेंटर पे क्या आएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, आउटवर्ड्स। और इसके लिए राइट हैंड रूल से भी देख लो क्या आप फीड बैठ रहा कि नहीं बैठ रहा। हाँ हो गया, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए।
वो कैसे? ठीक, क्वेश्चन लिख लीजिए, सॉल्व करो इसको।